फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शाइन द वर्ड विद आरवी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाज शास्त्र का चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हम लोग आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। लॉन्ग जो टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, वो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर से बनते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर जो आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो उनकी जाति व्यवस्था क्या होती है यही आपको बताना है। तो हम लोग इससे पहले जो शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था जाति क्या होती है पूरा एक्सप्लेन में, वो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। तो फिर जो जाति होती है वो एक प्राचीन संस्था है जो कि बहुत ही पुराने समय से चले आ रही है हमारे भारतीय इतिहास के अंतर्गत। और ये जो है विभिन्न वर्गों के समूह जो बटे होते हैं उनको नामांकित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सैद्धांतिक पृथक्करण तथा अलगाव पर आधारित है तथा दूसरा संपूर्णता और अधिक्रम पर। तो क्या बताया जा रहा है, जो जाति व्यवस्था है उसको सैद्धांतिक रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो होता है उसे पृथक्करण या अलगाव के आधारित पर अलग अलग करके, और दूसरा होता है संपूर्णता या अधिक्रम पर, मतलब कि एक समूह बनाकर फिर उसे विभाजित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जाति से अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरी जात से अलग हो तथा वह प्रत्येक अन्य जात से कठोरता से पृथक हो। तो क्या बताया जा रहा है कि जितनी भी जातियां होती हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है, उम्मीद करी जाती है कि वो जितनी भी जातियां हो, अन्य जातियां हैं, उनसे अलग हो और उनसे अलग अलग नियम कायदों के हिसाब से ही चले। कई प्रकार के धार्मिक कानून जातियों के सम्मिश्रण को रोकने के लिए बनाए गए हैं, बल्कि जातियाँ एक जैसी ना हो इसलिए प्रत्येक जाति में अलग अलग कानून कायदे होते हैं, जैसे विवाह के संबंध में कानून, खान पान में सहयोग, सामाजिक संबंध आदि। तो जैसे कि अलग जाति में होता है ना ऐसा कि किसी वो जैसे किसी कास्ट के लोगों में अलग टाइप से शादी विवाह में रीति रिवाज होते हैं और कहीं पर अलग होता है। इसी टाइप से बहुत सारे कानून कायदे बनाए जाते हैं ताकि जो जातियाँ होती है वो एक में मिक्स ना हो। भिन्न भिन्न जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, संपूर्णता में ही इनका अस्तित्व होता है, अर्थात समाज की संपूर्णता अधिक्रमित सभी जातियों से ही निर्धारित होती है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो जातियाँ होती हैं उनके भिन्न भिन्न होने से उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें एक होना पड़ेगा। अगर जो वो अपना प्रगति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो सभी जातियों को एकजुट होकर ही आगे कार्य करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधिक्रमित व्यवस्था। अधिक्रमित व्यवस्था क्या होती है, तो समान जाति की अधिक्रमित व्यवस्था उच्च एवं निम्न वर्गों के बीच अंतर पर आधारित होती है, या अंतर जिसे हम पवित्रता के करीब मानते हैं अर्थात पवित्र नहीं मानते हैं, जो कर्मकांड के लिए प्रदूषित होता है उसके बीच होता है। जो जाति कर्मकांडी दृष्टि से शुद्ध होती हैं उसे उच्च स्थान प्राप्त होता है और जो अशुद्ध होती हैं उसे निम्न स्थान प्राप्त होता है। भौतिक सत्ता सामाजिक स्तर से संबंधित होती है, जिसके पास शक्ति नहीं होती उसकी स्थिति निम्न होती है। तो क्या बताया जा रहा है, जो अधिक्रमित व्यवस्था होती है उसको आप एकदम सीधे तौर पर ऐसे समझिए जैसे कि जो लोग कर्मकांडी दृष्टि क्या है, मतलब कि जो पूजा पाठ की दृष्टि से उच्च माने जाते हैं, जैसे कि आपने अस्पृश्यता एक शब्द सुना होगा। अस्पृश्यता के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनको पूजा पाठ या कर्मकांडी दृष्टि से नीचा माना जाता है, जिनके छूने से भी जो है उच्च वर्ग के लोग अछूत हो जाते हैं, तो वो अस्पृश्यता के अंतर्गत आता है। वही इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग पवित्र होते हैं उनको उच्च जाति में रखा जाता है और जो समाज की दृष्टि से थोड़ा अपवित्र होते हैं उनको निम्न जाति में रखा जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी समूह। जातियाँ गैर प्रतिस्पर्धी तथा स्थायी समूह होती हैं, अर्थात प्रत्येक जाति का एक अपना स्थान होता है, वह स्थान कोई और जाति नहीं ले सकती। मुझे लग रहा है यहाँ पीछे से आप लोगों को शायद भजन वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, आप उसे इग्नोर कर दीजिए, वो सुबह से यहाँ बज रहा है। तो क्या आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जातियाँ होती हैं वो प्रतिस्पर्धी तथा स्थायी समूह होती हैं और प्रत्येक जाति का अपना अलग स्थान होता है, अपना अलग अस्तित्व होता है और कोई भी जाति किसी अन्य जाति का स्थान नहीं ले सकती। प्रत्येक जाति दूसरी जाति पर और एक दूसरे पर मतलब की सेवाओं के लिए निर्भर होती है, जैसे कि एक दूसरे की मदद करती है, एक दूसरे के लिए कार्य करती है, इस टाइप से, तथा यह जातिगत क्रम में परिवर्तनशीलता नहीं होती है। आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके कार्यों की समीक्षा कीजिए। देख लेते हैं नातेदारी क्या होती है। नातेदारी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विविध संबंध या जैविक संबंध स्थापित होता है के साथ जुड़ा होता है, जैसे माता पिता एवं पति आदि के साथ। सभी समाज में नातेदारी संबंधों का एक ढांचा होता है। प्रत्येक व्यक्ति के प्राथमिक संबंध उसी परिवार में पाए जाते हैं जिससे वह संबंधित होता है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और ये तो आप खुद से बना के लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसे।
नातेदारी संस्कृति का भाग है जो जन्म और विवाह के आधार पर बने संबंधों की अवधारणाओं और विचारों के संबंधित होता है। नातेदारी संगठन व्यक्तियों के समूह को इंगित करता है जो एक दूसरे से रक्त संबंधित होते हैं या विवाह संबंधी होते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, नातेदारी वही होती है जो हमारे पास आपस में संबंध होते हैं, जैसे माता पिता के, पति के, या फिर जो भी संबंध होते हैं। ये जो संबंध होते हैं ये हमारे या तो रक्त से जुड़े होते हैं या तो विवाह संबंधी संबंध होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम नातेदारी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम रक्त संबंधियों और विवाह संबंधों की ओर इंगित करते हैं। रक्त संबंधों में समानता उन्हें शामिल किया जाता है जिनके भी सामूहिक रूप से तथाकथित रक्त संबंध पाया जाता है। रक्त संबंधी वह है जिनका या तो उस परिवार में जन्म हुआ है या तो वो गोद लिए गए हैं। विवाह संबंधी उन्हें कहते हैं जिनके साथ संबंध विवाह के माध्यम से होता है, जैसे पति पत्नी का संबंध विवाह माध्यम से है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि खून के संबंध क्या होते हैं और विवाह से संबंध क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नातेदारी को उद्देश्य की पूर्ति करती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित या हस्तांतरण को संभव बनाती है। कुछ समाजों में यह प्रभावी सामाजिक समूह के निर्माण और उसे स्थायी बनाने में सहायता करती है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो परिवार की संरचना को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जा सकता है। इसे अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध के रूप में भी देखा जा सकता है। इसे निम्नलिखित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा, परिवार की आंतरिक संरचना का संबंध आमतौर पर समाज की अन्य संरचनाओं से होता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि। एक परिवार के सदस्यों के व्यवहारों में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन समाज के स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के तौर पर सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्य कर रहे युवा माता पिता अपनी कार्य अवधि के दौरान यदि अपने बच्चों की देखभाल ना कर पाएँ तो घर में दादा दादी, नानी नानियों की संख्या उनके बच्चों की देखभाल करने हेतु बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इसके द्वारा परिवार का गठन तथा इसकी संरचना में परिवर्तन होता है। परिवार निजी स्तर का संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सार्वजनिक स्तर से होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कभी कभी परिवार में परिवर्तन तक संबंधी समाज में परिवर्तन अप्रत्याशित रूप से भी अपघटित होता है, जैसे युद्ध अथवा दंगों के कारण लोग सुरक्षा कारणों में से काम की तलाश में प्रवेशन करते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा, कभी कभी इस तरह के परिवर्तन किसी विशेष प्रयोजन से भी होते हैं, जैसे स्वतंत्रता तथा विचारों के खुलेपन के कारण लोग अपने रोजगार, जीवन साथी तथा जीवन शैली का चुनाव करते हैं। इस तरह के परिवर्तन भारतीय समाज में बारंबार होते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।